नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए उसकी जिंदगी का खालीपन। बिना किसी सरनामे यानी भूमिका के मैं अपनी बात आप जैसे समझदारों के सामने रखना चाहती हूँ। आजकल मैं एक कहानी में हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कहानी लिख रही हूँ या यह कहानी मुझे पढ़ रही है। मेरे जेहन पर यह एक साथ अनेक पायदानों पर चल रही है। यह जरूरी नहीं कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, पर इस समय यह एहसास एक जिंदा इंसान की तरह मेरे साथ चल रहा है कि मैं एक साथ अनेक जगहों पर हूँ। टूटी हुई नहीं, पूरी पूरी। एक ही इंसान पूरा पूरा हर जगह कैसे हो सकता है, आप सोच सकते हैं, पर इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ लोग मिल जाएंगे कहने वाले कि यह नामुमकिन है, वो जो चाहे जो कहे, पर मेरे पास वाकई इस बात की समझ नहीं है कि मैं एक साथ कई जगहों पर कैसे हूँ। मैं जैसे अपना बीते हुए कल, आज और आने वाले कल सब देख पा रही हूँ। मैं अस्पताल के इस बिस्तर पर भी हूँ और साथ ही टंगे पर्दे के पार उस बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत की कराह में भी हूँ, जो रात भर अपनी टूटती आवाज में दर्द से रह रह कर रोती रही है। 6 बजे नर्सों की शिफ्ट बदलने से पहले जब दो नर्सें उसकी बैंडेज और कपड़े बदलने आई, तो उसकी कमजोर आवाज कुछ ऊंची हो गई। वे उसके घाव पर पट्टी बदल रही हैं। उसके रोने की आवाज जब मेरे भीतर चुभने लगी, तो मैंने चादर से अपने कान ढक लिए, शाल कस के सिर पर लपेट लिया ताकि मैं उस आवाज से बह न जाऊं, पर दिमाग की जाने किन आंखों से मैं देख रही हूँ। उसका कमजोर बदन दर्द से हिल रहा है। नर्सों का अफसोस उनके हाथों को धीरे नहीं होने देता। वे मशीन की तरह उसके कमर के निचले हिस्से के गहरे घाव को साफ कर रही हैं। ये उन्हीं की आवाजें आ रही है। उसका डायपर बदलकर नर्स धीरे से कहती है, डोंट क्राई, वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ यू। मत रो, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं यहाँ पर। मेरा कोई नहीं है। उसका रोना जारी है। कल तुम्हारे बेटे आएंगे, तुम्हारे 2 बेटे। वे तो रोज ही आते हैं। नहीं, वे मेरा ध्यान कहाँ रखते हैं। वे तो अपना काम, अपना लैपटॉप लिए आते हैं। मेरा दर्द कोई नहीं समझता। उसकी सिसकियां तेज हो गई। नर्सें उसे विश्वास दिलाने के लिए फिर कहती हैं, वी केयर फॉर यू, हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं। एक बूढ़ी रोती हुई आवाज आई, नो यू डोंट, नहीं तुम नहीं रखती। मैं साफ महसूस कर रही हूँ कि एक नर्स यह सब सुनकर कूट रही है। वह बूढ़ी के नीचे से खून सनी चादर समेट रही है। नीले ग्लास में सुरक्षित हाथ वो चादर नहीं उठाना चाहते। गंदगी साफ करना उसकी नौकरी है, इच्छा नहीं। वह इस जवाब से भन्ना सी गई। सुबह 6 बजे जब इस औरत के अपने घर के लोग मीठी नींद ले रहे हैं, जब यह मरने के कगार पर इस बुरी हालत में है, तब भी वह इस मदद के लिए शुक्रगुजार होने के बजाय ऐसा रूखा जवाब दे रही है। उसने पलट के कुछ सख्त आवाज में कहा, What else you want from us? तुम हमसे और क्या चाहती हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक महीन दर्द से कराहती आवाज में रोना। मैं अपने दिमाग की नजरों से देख रही हूँ। बूढ़ी अचानक जोर से सिसकी भरती है। शायद सख्त बात कहती। नर्स के हाथ सख्त हो गए थे। शायद बूढ़े शरीर के झुर्रीदार सुखेपन में वे हाथ चोट के जैसे लगे होंगे। वह मिमियाती सी बोलने लगी, आई वांट टू डाई, आई वांट टू डाई, यानी कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। शायद उस नर्स ने महसूस किया होगा कुछ। वह नरम पड़ गई। बोले कुछ नहीं, बोले तो भी क्या। जर्जर देह दर्द, बुखार और घाव से कांप रही है। मिट्टी, आसमान, पानी, हवा सब मिलकर बदन को वापस अपने में खींच लेना चाहते हैं। वह सोचती है कि बदन का हर हिस्सा इन सब के पास वापस चला जाएगा। वो तो ठीक, पर दर्द कहाँ जाएगा। दर्द का तो कोई घर नहीं होता। वह हमारे तन में, हड्डियों और मन की तहों में बैठ जाता है। मरने पर क्या इस दर्द से छुट्टी मिलती है? हड्डियों और देह के साथ क्या यह दर्द भी दफन हो जाता है? वह बूढ़ी औरत इसी दर्द से छुटकारा पाना चाहती है, चाहे मरकर ही सही।
नर्सें जानती हैं कि यह बूढ़ी दर्द से छुटकारा नहीं पा सकती। वे मॉर्फिन से दर्द को जितना देर रोकने की चेष्टा कर सकती है, करती है। वे यह जानती हैं कि दर्द नहीं जाएगा, पर उन्हें तसल्ली के लिए कुछ तो बोलना ही होता है, और वे करे तो भी क्या। तरस खाकर उस औरत को मार तो नहीं सकती। अचानक कान पर लिपटे साल की तहों को चीरता हुआ तेज रोना तेजाब सा मेरे कानों में पड़ा। शायद दवाई लगाई जा रही थी उसके घाव पर। नर्सें उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। कुछ मिनट और बस, सब काम खत्म हो गया है। शायद उस औरत की दुख झेलने की सारी ताकत समाप्त हो रही थी। वह रोए जा रही थी। पतली कमजोर महीन आवाज में रोती हुई, आई वांट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। लेट मी जस्ट डाई, मुझे मरने दो। नर्सें शायद यह सब सुनने की अभ्यस्त थी, सो कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में और फिर सुबकने में बदल रहा है। शायद सब काम हो गया। नर्सें उसे दवाई खिलाकर बाकी का सामान उठा उसके बिस्तर वाले केबिन से निकल मेरे बिस्तर के सामने से होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसकी सुबकियों को सुनते और अपने दर्द को समेटे चुपचाप लेटी रही। दर्द शायद दिमाग के पायदान पर हमारी समझ को बड़ा बना देता है, लेकिन बदन के पायदान पर कहीं खुदगर्ज भी बनाता है। तभी तो एक के कहते ही सबको अपने अपने दर्दों के सारे किस्से याद आने लगते हैं। मैं उसके दर्द को समझ रही हूँ। मेरे दर्द का इलाज डॉक्टर के पास हूँ। कल रात से डॉक्टरों ने IV की सुई हाथ में घुसाकर दवाई देना शुरू कर दिया है। हाथ में सुई घुसाकर और संट डालकर छोड़ दिया गया है। सुबह दोपहर शाम उससे दवाई चढ़ रही है। मैं अपनी उस छोटी चुभन को चादर में लपेटे पड़ी हुई हूँ। मेरा ध्यान अपने दर्द से हटकर उस अनदेखी बूढ़ी औरत की ओर है। कैसी रही होगी उसकी जिंदगी? हो सकता है बहुत कामयाब, या हो सकता है बहुत जद्दोजहद भरी। हो सकता है वह बहुत घमंडी औरत हो, या हो सकता है बहुत नजाकत वाली, बहुत मेहनती, या आलसी। इंसान कैसा भी रहा हो जिंदगी में, पर दर्द के झकोरे उम्र की डोलती नाव में मौत की ख्वाहिश के सुराख पैदा कर देते हैं, ताकि समय का पानी उस नाव में भरे और नाव डूब जाए, और डूब जाए उसके साथ ही यह दर्द भी। मैं यानी सफीना मुमताज आलम इस औरत में अपना आने वाला कल देख रही हूँ। शायद अभी 30 साल छोटी हूँ इससे, पर एक दिन मैं भी ऐसे ही मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ का रोना रोऊंगी। चादर कानों पर लपेटे लेटी सफीना यह ख्याल आते ही भूत बन गई। वह अपने फोन के वॉइस रिकॉर्डर पर चादर में छिपे छिपे धीमी आवाज में यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। ख्याल जब बहुत जोर मारते हैं तो सफीना यही करती है, किसी और से नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने से अपने लिए। वह अपनी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। कोई उसके पास है नहीं जिससे दिल की कहे। यह वॉइस रिकॉर्डर के बटन का पता जब से पाया, तब से अपने मन की देखी, सुनी, कही, गाई सब बातें इससे कहकर हल्का हो जाने की आदत डाल ली। सफीना की उंगलियों ने रिकॉर्डिंग का बटन बंद कर दिया। दिमाग अपनी जिंदगी की सड़क पर दौड़ने लगा। इसके लड़के तो सुबह आ जाएंगे, पर उसे देखने कौन आएगा? बेटा जेल में है, और शबनम, वो कहाँ रह रही है सफीना को भी नहीं मालूम। सबसे छोटे रायन को सलीम अपने साथ सऊदी ले गया 1 महीने पहले। इस बूढ़ी औरत की रोती हुई फरियाद उसका दिल चीर रही थी। पर पिछले कितने ही समय से क्या वह जिंदगी मांगती रही है? जब हर तरफ अंधेरा हो तो मौत रोशनी सी दिखाई देती। जिंदगी की थपेड़ों में वह कब तक इधर उधर एक बेबस कश्ती सी डोलती रहे? सलीम मियाँ का क्या है? उनके तो सऊदी में 3 बेग में और बैठी हैं। उन्हें कहाँ सफीना की कमी खलेगी? इस समय तो वैसे भी वो बेहद खफा बैठे हैं। उनके हिसाब से सफीना की परवरिश में ही कुछ कमी रह गई, वरना उनकी बेटी शबनम की मजाल थी जो अपने अब्बा के हुक्म के खिलाफ जाए।
इधर सबीर अपने बाप के तेवर अपनाकर अपनी ही माँ के साथ बदसलूक हो गया है। 2 दिन पहले तो बात इतनी बढ़ गई थी कि जब सफीना ने उसे अपने गलत दोस्तों के साथ मिलने जाने से रोकने की कोशिश करी तो वह उसे धक्का देकर निकल गया था। सफीना ने दरवाजा पकड़ने की कोशिश करी पर वह खुद को संभाल नहीं पाई थी। गिरी और गिरते हुए पास रखे शू रैक से उसका सिर टकराया था। शब्बीर तो चला गया था और वह चोट खाकर बेहोश हो गई थी। जाने कब तक पड़ी रही होगी। पड़ोस के किसी ने उसका घर खुला हुआ देखा और उसे बेहोश देखकर एम्बुलेंस को फोन कर दिया। बाद में उसने अपनी दोस्त राबिया और गुलनार को फोन करके बुलाया और अपने यहाँ होने की खबर दी। उन्होंने ही कल बताया था कि पुलिस ने सबीर को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। उस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया है। सफीना के दिल में आंसुओं की हुक सी उठी और उबकाई आने को हुई। चेहरे पर लिपटी चादर को तेजी से उतार वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। हाथ में लगी सुई और ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र तेजी से हिले। नर्स शायद उधर से गुजर रही थी। भागती हुई उसके पास आई। डू यू वांट समथिंग? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसका चेहरा देखकर उसने बिस्तर के नीचे रखे पेन को उसके मुंह के आगे अड़ा दिया और सफीना ने मुश्किल से रोकी हुई उल्टी पेन में कर दी। गोरा चेहरा लाल हो गया। नर्स ने कुल्ला करने को पानी दिया। चेहरा पोंछकर वह तकिए पर गिरी सी पड़ी। कमजोरी से आंखें झीपने लगी। वह होठों में थैंक्स बुदबुदा दी। नर्स के पूछने पर कि क्या और कुछ चाहिए, उसने सिर हिला दिया। उसकी जिंदगी इतनी ख्वार हुई पड़ी है कि उसे नहीं लगता कि किसी के कुछ देने या करने से कुछ होगा। मांगने को तो वो थोड़ा सा सुकून ही मांगती रही है पर वह मिला कहां से। केवल शुरू का ही 1 साल अच्छा था उसका इस देश में। उसके बाद तो सलीम उसे यहाँ 2 साल की शबनम के साथ अकेला छोड़कर चला गया था। शादी के समय सलीम ने जब उससे पूछा था कि तुम किसी बाहरी मुल्क में रहना पसंद करोगी, तब हाँ बोलती हुई सफीना को क्या पता था कि यह रहना अकेले होगा। जब सऊदी से यहाँ आने के मंसूबे बन रहे थे तब भी उसने कुछ नहीं कहा था। यहाँ आकर 2 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर लिया उन्होंने। तब भी उसे सलीम के इरादों का कुछ पता नहीं था। उस बिल्डिंग में सऊदी से आए उन जैसे कई लोग रहते थे। कुछ लोग सलीम की जान पहचान के भी थे। बहुत सी औरतें अपने बच्चे संभाले शाम को बिल्डिंग के नीचे बने पार्क में उतर आती। सलीम उसे भी जाने को कहता मगर बुरके में। वह इस नई आजादी को पसंद कर रही थी। घर के लिए सामान लेना, आसपास की दुकानों में जाना, सही दुकानों का पता करना, बसों के नंबर और क्लिनिक में डॉक्टरों के पर्चे, सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाना। इस सब कामों में ही शुरू के 3-4 महीने निकल गए। फिर एक दिन सलीम कुछ कागजों पर उससे साइन करवाने ले आया। उसने पूछा तो बोला, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। सफीना के पैरों तले जमीन निकल गई थी। कुछ देर तो पागल सी हक्का बक्का मुंह खोले ही खड़ी रह गई थी। क्या? क्यों? जैसा भी मुंह से कुछ नहीं निकला था। सलीम उसकी तरफ 1 मिनट चुपचाप देखता रहा, फिर ठहाका मारकर हंस दिया था। डर गई? हाँ, उसके गले में शब्द तो क्या, थूक तक फंस गया था। अरे पागल हो क्या? यह सचमुच का तलाक नहीं है। मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हारा शौहर भी रहूंगा। यह सिर्फ कागजी कार्रवाई है। मैं सब कारोबार छोड़कर यहाँ तो बैठा नहीं रह सकता। समझ रही हो ना तुम? क्या मतलब? उसकी कुछ सांस में सांस आई पर बात अभी भी समझ नहीं आई थी। सलीम कुछ चिड़चिड़ा आया। तुम औरतें कुछ समझती तो हो नहीं, अपनी टांग फालतू में अड़ाती हो। पर हम यहाँ अकेले आपके बिना रहेंगे कैसे?
खाना पीना, रहना, सब। मैं तो उसका वाक्य आधा रह गया था। सलीम ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, अब वो सब क्या तुम सोचोगी? सबका पक्का इंतजाम करके जा रहा हूँ। सरकार की तरफ से तुम्हें बराबर हर महीने पैसे मिलेंगे, अपने लिए भी और शबनम के लिए भी, आगे जो बच्चे होंगे उनके लिए भी। बस तुम्हें हर महीने उस सरकारी दफ्तर जाना होगा जो तुम्हें पहले दिखाया था। सरकारी इंतजाम रहते हैं यहाँ सब बातों के, घबराने की कोई बात नहीं है। हाय, लेकिन घर पर लोग क्या कहेंगे? तलाक के बाद आप चले जाएंगे, मैं अकेली कैसे रहूंगी? हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। वो रुआंसी होकर लगभग ठुनकते हुए बोली। सलीम का चेहरा कड़ा हो आया। थोड़ा भौं चढ़ाकर वो कुछ कड़ी आवाज में बोला, बेवकूफ मत बनो, मेरा प्लान मत बिगाड़ो। असली में तलाक नहीं दे रहा हूँ। घर पर किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे जाना होगा। मैं तो वैसे भी यहाँ का बासिंदा हो चुका हूँ, पर तुमको और शबनम को यहीं रहना होगा। फिर सोचते हुए समझाने के स्वर में बोला, और तुम ही अकेली नहीं हो ऐसे रहने वाली। बहुत से देशों की औरतें यहाँ ऐसे रहती हैं, उनके पति आते जाते रहते हैं। और हाँ, तलाक कागज पर है, सो उस बात को दिल से निकाल दो। सलीम उसे बहुत कुछ समझाता रहा। पहले पहल तो उसे समझ ही नहीं आया था, फिर बाद में उसने भी देखा कि सच बहुत सी औरतें इस तरह कागज पर खाविंद के दिए गए तलाक के बाद यहाँ रहती हैं। मियाँ साल में एक आध बार चक्कर लगाते हैं, महीना भर मजा रहता है, बाकी समय बच्चे और खातून। हर एक बच्चे की परवरिश के लिए सरकार से पैसा, रहने के लिए सस्ते दर के मकान। उसने भी सोचा कि यह देश बच्चों को बड़ा करने के हिसाब से सही है। सही पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नौकरियों पर लग जाएंगे। वह मन को किसी तरह समझाने लगी, पर अकेलापन था कि काटने को दौड़ता। कुछ महीनों के बाद जब कई औरतों से उसकी दोस्ती हो गई तो उनमें से कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें इस मुल्क में मिली आजादी अपने देश में रहने से ज्यादा अच्छी लगती है। वो तो यह सुनकर बस तौबा करके रह गई थी। सलीम ने जो सोचा वो किया। जाने से पहले उसने एक मौलवी साहब के परिवार से उसको मिलवा दिया। वे ही उसके सर परस्त बने। उसे यह भी हिदायत मिली कि उनकी बीवी नफीसा के पास हफ्ते में एक बार इस्लाम की मजलिस में उसे जाना होगा। वो जाने लगी, उसे भी अच्छा लगता। बहुत सी औरतें वहां इकट्ठी होती, भीड़ भाड़, खाना, गपबाजी, बातें। सफीना का दर्द बढ़ गया था। वह एक नीम बेहोशी में थी, जहां उसे नए पुराने के भेद करने की सुध नहीं थी, पर वह लोगों की आवाज सुन सकती थी। साथ वाली बुढ़िया के दो बेटे शायद आ गए थे। वे उससे पिछली रात कैसी रही पूछ रहे थे। बुढ़िया अपनी चुप्पी के बाद शायद धीरे धीरे सुबक जाती थी, जैसे वो आवाज करके रोने से डर रही हो, जैसे वो शर्मिंदा हो अपनी बीमारी से, अपने बच्चों के जीवन में इस तरह अस्पताल में पड़ जाने के खलल से। वो शर्म में अपनी छाती में ही अपना रोना दबाकर रो रही थी। उसकी आवाज के पनाले सफीना के सीने में बह रहे थे। उस औरत के आंसुओं से भीगे झुर्रीदार चेहरे में सफीना अपना चेहरा देख रही थी और अपनी इस हालत पर आंसू बहा रही थी। 4 बच्चों की माँ है सफीना, पर वो यहाँ अकेली पड़ी रो रही है। अख्तर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में है। कल शाम उससे भी बात की, उसे आने से मना कर दिया। क्या करेगा वो आकर? हो सकता है कि सलीम नाराज हो जाए कि उसकी पढ़ाई जाया करवा दी, या वो भी इस बूढ़ी के लड़कों की तरह लैपटॉप लेकर ही आएगा तो भी क्या फायदा। माँ के बीमार पड़ जाने से बच्चों की जिंदगी थोड़े ही रुक जाएगी। बच्चे जब छोटे होते हैं बस तब तक ही उनकी जिंदगी माँ के आसपास घूमती है, बाद में तो सबकी अपनी दुनिया। उसका छोटा दिल में हुंक सी उठी। उसका सबसे प्यारा छोटा बेटा पिस्ता यानी रायन को सलीम अपने साथ सऊदी ले गए हैं। 8 साल का लड़का है,
माँ का लाडला, कहीं माँ के दुपट्टे से ही बंधा न रह जाए। इसलिए बड़े होने की तालीम देने के लिए सफीना को अपने प्यारे पिस्ता से अलग कर दिया गया। रह रह के सफीना के दिल में टीस उठती है। उसका सिर फिर चकराया। वह शायद एक तीखी आवाज करती बिस्तर से उठने को हुई। साथ वाले हिस्से से किसी ने उसका यूं उठना देखा। नर्स को जोर से आवाज लगाई, पर जब तक नर्स आती सफीना फिर बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब उसे होश आया तो राबिया उसके पास बैठी थी। उसे जागता देखकर बोली, अल्लाह का शुक्र है कि तुम उठ तो गई। डॉक्टर आया था, ग्लूकोज और चढ़ाने को कह गया है। रोज की 3 बोतल चढ़ा रहे हैं, पर तुम तो अब भी बेहाल ही हो। फिर कुछ आवाज धीरे करके बोली, यह तो कहो कनाडा है जो मुफ्त इलाज हो रहा है तुम्हारा सफीना, वरना पिछले 3 दिन का खर्चा तुम जानती हो कि कितना होता। अब बस जल्दी ठीक हो जाओ और इस बिस्तर को छोड़कर अपने घर के बिस्तर पर चलकर सो। राबिया हर समय पैसे का हिसाब लगाती रहती है। सलीम को यह बात अच्छी लगती है। कहता है, बीबी में शऊर हो तो आदमी बहुत पैसा जोड़ सकता है। वो यह बात सफीना को ज्यादा खर्च करने पर ताने की तरह सुनाता है। सफीना का मन आया रबिया को जाने को कह दे, पर उसमें न पहले इतनी हिम्मत थी और न अब। वह कुछ देर चुपचाप ऐसे ही पड़ी रही, फिर धीरे से बोली, शबीर, उसके लिए वकील से बात कर रहे हैं। मौलवी साहब वो सब किस्सा जानते हैं। जानती तो सफीना भी है, तभी तो उसे रोकती है। वह मन महसूस कर मुंह मोड़ कर पड़ गई। इच्छियप, क्या यह उठ गई है? एक नर्स ने शायद राबिया को बोलते देख लिया था। राबिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। नर्स थर्मामीटर और दवाई लेकर आ गई और फिर राबिया को समझाकर बोली, डोंट गिव हर एनी स्ट्रेस, उनको परेशान मत करे। राबिया ने गर्दन तो हिला दी, पर उसके मुड़ते ही मुंह बनाया। स्ट्रेस मत दो, इन लोगों का क्या? मुंह उठाया कह दिया, इनको तो कोई स्ट्रेस है नहीं लाइफ में। बच्चे निकल जाते हैं घर से 18 की उम्र में, करते रहे कुछ भी, इन्हें क्या? इनकी पार्टियां रंगरलियां चलती रहेगी। यहाँ तो सबको सीने से लगा के चलने के बाद भी लड़का बैठा है जेल में और बेटी का कुछ पता नहीं। बताओ स्ट्रेस कैसे नहीं होगा? अरे क्या नहीं किया तुमने बच्चों के लिए? अभी राबिया और बोलती जाती शायद, पर सफीना यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका पेट मरोड़ खा गया और वह फिर झटके से उल्टी करने को उठी। खुद ही झपट कर चिलमची उठाई और राबिया अचानक हुए इस हादसे से कुछ रुक गई। उसके मन में साफिया के लिए दुख भी हुआ। बेचारी, मुंह में बुदबुदाते हुए उसने पानी का गिलास उठाकर साफिया को कुल्ला करवाया और मुंह पोंछने को तौलिया दे दिया। कुछ खाओगी क्या? घर से कुछ भिजवा दूं? 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया तुमने, बहुत खून बहा चुकी हो। खाली पेट तो उबकाई आएगी ही। साफिया ने हाथ से मना कर दिया। सिर फट रहा था, गोली का असर भी होने लगा था। आंखें झिपने लगी। वह कब सोई और कब राबिया चली गई उसे पता नहीं। आंख खुली तो शायद शाम हो गई थी। पास की मेज पर कुछ खाना ढका रखा था। अस्पताल वाले ही कुछ रख गए थे। कहराते हुए वह उठ बैठी। भूख लग आई थी। प्लेट में रखे टोस्ट वह कुतरने लगी। चाय का पानी ठंडा हो गया था। वह सोच रही थी कि काश उसे गर्म चाय मिल जाती, कि तभी नर्स भीतर आई। वह साथ वाले बिस्तर की बूढ़ी औरत को दवा खिलाने आई थी। सफीना को बैठे देखा तो हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आखिर तुम खाना खाने उठी तो कुछ चाहिए क्या? सफीना ने संकोच से कहा, गर्म चाय मिल सकती है क्या? जरूर, मैं यह इंजेक्शन लगा लूं तो लाती हूँ। कुछ देर में वह चाय, क्रीम की डिबिया और चीनी के छोटे पैकेट उठाए लौटी थी। लो, कैसा लग रहा है अब? सिर बहुत भारी हो रहा है। हाँ, घाव गहरा है और खून भी बह गया है, पर बेहतर हो रही हो। मैं रात की नर्स हूँ। एलियट नाम है। कुछ भी चाहिए तो बेल बजाना।
कहते हुए वह जाने को हुई। फिर एकाएक कुछ याद आने से दरवाजे के पास रुककर बोली, शाम की नर्स का एक संदेश था तुम्हारे लिए। किसी सलीम का फोन आया था तुम्हारे लिए। तुम सो रही थी तो उसने तुम्हें उठाया नहीं। कहते हुए वह बाहर निकल गई। चाय की गर्मी से जो शांति उसके सिर को अभी मिलना ही शुरू हुई थी, वह पल भर में गायब हो गई। पहले घबराहट आई, फिर उलझन, फिर चिड़चिड़ाहट और फिर गुस्सा। सलीम को जरूर राबिया के खाविंद ने खबर दी होगी, पर क्या खबर आज ही दी या खबर 3 दिन पहले दी गई और आज उसे फोन करने का होश आया। पिछले 1 महीने से जब से वह रायन को लेकर गया है, उसके केवल एक पहुंचने का फोन किया है। रायन से भी बात नहीं करवाई। साफिया ने दिन में 3-3 बार फोन किए, पर हर बार फोन घनघना कर उसे ही मुंह चिढ़ाता रहा। इतना सख्त दिल हो गया है सलीम। एक माँ से उसका बच्चा छीन कर ले जाने की जालिम हरकत की है उसने। उसे गुस्सा यह है कि शबनम को क्यों जाने दिया, पर साफिया ने कहाँ जाने दिया उसे। वह तो हर काम सलीम के हिसाब से ही कर रही थी। कहा मौलवी साहब के यहाँ बच्चों को लेकर जाओ, लेकर गई। फिर भी इल्जाम है कि तुमने बच्चों को सही तालीम नहीं दी। कहा खुद क्लास में बैठकर मजहब की बात सीखो, तो पिछले 20 साल से वह यही कर रही है। कहा गया सरकारी दफ्तर से हर महीने पैसे लेकर आओ और एक एक पैसे का हिसाब किताब रखो। उसने रखा, पर सलीम को लगता है कि वह साह खर्च है। वह जब से आई है केवल एक बार अपनी अम्मी अबू से मिलने गई, दूसरे जापे के बाद। जैसा उठाया वैसे ही उठी, जैसा बैठाया वैसे बैठी। पर इंसान का दिमाग तो बंद नहीं हो जाता बिल्कुल। उसकी भी आंखें हैं, उसे भी दिखाई देता है यहाँ की औरतें किस तरह रहती हैं और वो कैसे रहती है। सफीना को महीने भर पहले के पीठ पर पड़े नील के निशान टीसने लगे। मन उमड़ने लगा, आंखों से आंसू बह चले। अम्मा, गले में आवाज घुट रही थी। आंखें डबडबा कर उबलता पानी बहाने लगी। साथ वाले बिस्तर से कराहने की आवाज आई। साफिया सावधान हुई। हाथ में पकड़े टोस्ट पर ध्यान गया। खाने की इच्छा मर गई थी। उसे प्लेट पर रख धीरे से नीचे सरक गई और साल से सिर लपेटकर आंखों पर भी डाल लिया। अभी कोई ना कोई नर्स आएगी। साफिया नहीं चाहती कि कोई उसके आंसू देखे। औरत की जिंदगी ऐसी ही क्यों होती है? क्यों मुझे ही सब सहना पड़ता है? घर संभालना मेरा काम है, पर मुझे इस काम के बदले क्या मिलता है? मन अब भी बुड़बुड़ा रहा था, मैं कब तक सहूंगी? सब अपनी अपनी राह निकले, मेरा क्या होगा? शबनम गई, अख्तर भी गया ही समझो। शबीर का कोई भरोसा नहीं। मेरा प्यार रायन भी, आह कोई अपना नहीं। पर क्या करूं? अब दर्द शरीर से ज्यादा मन को कुचलने लगा। पास वाले बिस्तर पर बूढ़ी की कराहें ऊंची हो गई। क्या जाने कि वह भी अपनी आज की बेबसी पर रो रही है या पुराने दर्दों पर। कोई उसके दर्द को कम नहीं कर सकता, पर क्या कोई सफीना के दर्द को कम कर सकता है? कौन करेगा? आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। बदन की हड्डी हड्डी दुखने लगी। पुरानी पड़ी मारे भीतर से उभर कर सतह पर आ गई। हर काम सलीम की मर्जी से, पर आखिर में क्या? हथेली से उसने आंसू पोंछे, जैसे खुद को हिम्मत बंधा रही हो। वह खुद को समझाने लगी, यह नहीं कि वह खुद से कुछ नहीं करती। पिछले इतने सालों से वही तो घर चला रही है। जो पैसा आता है उसी में चला रही है। सलीम अपने से कुछ ले आए तो ठीक, वह तो मांगने की बजाय डॉलर देती आई है उसको। डॉलर के बदल 3.5 गुना मिलता है, सऊदी रियाल। फायदा डॉलर को रियाल में बदलने में है, रियाल को डॉलर में नहीं। सलीम ने ही उसे समझाया था यह सब। वह सब करती है, पर सलीम की पकड़ के भीतर। उसके बाद भी सलीम कह चुका है कि सफीना कम अक्ल है। उसके हिसाब से सभी औरतें ऐसी ही होती हैं। सऊदी में रहने वाली उसकी 2 बीवियां भी। सलीम की सोच क्या केवल सलीम की है? ऐसा तो बहुत सारे मर्द सोचते हैं।
सफीना का रोना थम रहा था। अपने को समझाना कारगर साबित हो रहा था। बूढ़ी शायद थक कर झपकी ले रही थी। दो बिस्तरों पर दो उम्रों की औरतें अपने अपने दर्द से कराह रही थीं, रो रही थीं। कौन है यह बूढ़ी? उसका नाम और तकलीफ कुछ नहीं जानती सफीना, पर उसके दर्द की कराहों को पहचान रही है, उसके रोने को महसूस कर रही है। कौन है सफीना? इस बड़े अस्पताल के दो बिस्तरों वाले इस एक कमरे में पड़ी अकेली और लाचार औरत, 4 बच्चों की माँ, पर एक भी पास नहीं। कैसी माँ है सफीना? यह बूढ़ी भी माँ है। इसके बेटे पर वे तो आए थे। इसने अपने हिस्से का सब कुछ देख लिया है। क्या पता वह सब कुछ क्या था, पर जो था वो लगभग जी ही चुकी है। मर जाना चाहती है, पर मरना क्या अपने हाथ में है? सफीना को वो सुबह याद आई जब वो अपने हाथों बेवकूफ सफीना, क्या सफीना ने जी लिया अपने हिस्से का सब कुछ? क्या यही सब आना था उसके पल्ले? ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ तो नहीं ही जिया। सुख के शबनमी पल, सुकून की हवाओं से भरा समय। ओह, उसने कराह कर करवट बदल ली। उसका बदन और दिमाग बिल्कुल खाली हो चुके थे। बिस्तर पर उसका सिकुड़ा बदन पड़ा था। सामने खाली कुर्सी जैसे उसकी जिंदगी के खालीपन को बता रही थी। उसकी सुखी आंखें बहुत देर तक खाली कुर्सी के खालीपन को घूरती रही। उसके अपने खालीपन में कमरे का खालीपन अपनी पूरी सच्चाई के साथ उतर रहा था। अस्पताल का यह बिस्तर उसके दिमाग में जैसे समझ के नए रोशनदान खोल रहा था। अगर वो न गिरती, यहाँ दर्द और कमजोरी से लड़ती, अकेले पड़ी आंसू न बहाती, इस बूढ़ी की कराहों में अपना आखिरी वक्त न देखती, तो क्या वह अपनी जिंदगी को इस तरह साफ साफ देख पाती? अकेले होने की कड़वी सच्चाई को जी पाती? इस कमरे के ये दो बिस्तर दो अलग हालातों को बयान करते हुए भी एक से दर्द से लबरेज वो सोचती चली जा रही थी कि नर्स की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मिस सफीना, आपके लिए फोन है। उसने सवालिया निगाहें ऊपर उठाई। योर हस्बैंड मिस्टर सलीम इज ऑन द लाइन। आपके पति सलीम लाइन पर हैं। वह उन्हीं खाली निगाहों से नर्स को देखती रही। नर्स ने दोबारा उसे आवाज दी, मिस सफीना। ओह सॉरी। वह कुछ अपने आप में स्थिर हुई, फिर सांस लेकर बोली, पर मेरा तो कोई पति नहीं, मैं तलाकशुदा हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।